ऑफ यू। वेलकम टू यूनिक एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज। क्लास 11th में सब्जेक्ट मैथ में अपने चैप्टर चल रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या। तो सम्मिश्र संख्या में क्या क्या होता है, कौन से टाइप की होती है, ये सारे हमने देख लिया था। अपने चल रहा था सम्मिश्र संख्या का मापांक, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ये भी देख लिया था कि मापांक क्या होता है, वास्तविक भाग का स्क्वायर प्लस काल्पनिक भाग का स्क्वायर, और उसका जो रूट होता है वो मापांक होता है। ठीक है, अगर सम्मिश्र संख्या आपके पास a प्लस आयोटा b की फॉर्म में है तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। अगर सम्मिश्र संख्या x प्लस आयोटा y की फॉर्म में है तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। ठीक है, अब आपने देखा कि सम्मिश्र संख्या कैसी होती है, z इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। ठीक है, जेड बार मतलब सम्मिश्र संख्या का संयुग्म आपको निकालें तो वो होता है a माइनस आयोटा बी, क्योंकि काल्पनिक जो भाग हैं उसका चिन्ह बदलेंगे संयुग्म निकालने के लिए, जिसको आप जेड बार से लिखते हो। अगर मैं यहाँ निकालता हूँ जेड इंटू जेड बार ए प्लस आयोटा बी, और इसका मल्टीप्लाई में किससे करना है, जेड बार से, मतलब ए माइनस आयोटा बी से। आप गुणा करें दोनों का, ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाली जो आइडेंटिटी आपके पास सर्वसमीका है, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी होता है आपके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो मैंने यहाँ पे लगा दी है। ए स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर -1 होगा, और बी का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इसी को मैं लिख सकता हूँ कि रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये रूट भी लिख दिया और स्क्वायर भी, रूट से स्क्वायर कैंसिल होकर वापस ये टर्म आ जाएगी। ये क्या आ चुका है, मॉड जेड का स्क्वायर। इस तरीके से आपके जो यहाँ पे आइडेंटिटी बनी है वो क्या बनी है कि जेड का अगर आप जेड बार से गुणा करोगे तो वहां पे मिलेगा आपको उसके मापांक के स्क्वायर के बराबर, ये चीज मिलेगी आपको। इसी तरीके से आपने एक और देखा कि गुणन प्रतिलोम, गुणन प्रतिलोम, गुणन प्रतिलोम जो होता था आपके पास मल्टीप्लेक्टिव इनवर्स। मल्टीप्लेक्टिव इनवर्स क्या होता था, जेड के लिए मैं बात कर रहा हूँ, जेड के लिए ये होता था 1/z। मैंने इसी को क्या किया, 1/z को जेड बार से गुणा भाग कर दिया, जेड बार और जेड बार, ऊपर तो जेड बार बचा, नीचे जेड इंटू जेड बार की जगह मैं रख सकता हूँ मॉड जेड का स्क्वायर। तो इस तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि गुणन प्रतिलोम क्या होता है तो आप सीधा ये सूत्र लगा सकते हो कि जेड का बार अपॉन उसके मापांक का स्क्वायर। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी 3 - 4 आयोटा का गुणन प्रतिलोम कितना होगा, गुणन प्रतिलोम आप वैसे तो क्या करोगे 1/z करके निकालोगे, लेकिन नीचे आपके 1/3 - 4 आयोटा मिलेगा, तो नीचे आप आयोटा वाली संख्या नहीं रखते तो ये फॉर्मूला लगा दे सीधा, क्या होगा, जेड बार अपॉन मोड जेड का स्क्वायर। ठीक है, जेड बार कितना होगा, यहाँ पे आयोटा का चिन्ह बदल दें, 3 + 4 आयोटा अपॉन यहाँ पे इसका मापांक 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, और उसका रूट भी करना है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, रूट के साथ स्क्वायर भी करना है, मापांक का स्क्वायर। तो 3 + 4 आयोटा अपॉन में यहाँ पे आप प्लस करोगे तो 3, रूट निकालोगे तो 5 और 25, ये आंसर आ चुका है आपके पास। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। दूसरी एक और चीज होती है यहाँ पे, आप इसका जेड जैसे हैं यहाँ पे, अभी अभी आपने किया है कि 3 - 4 आयोटा, इसका मापांक कितना होगा, रूट के अंदर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये मिला आपको रूट के अंदर 9 और 16 25 का रूट 5। ठीक है, मापांक को हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, नेगेटिव नहीं लेते हैं, क्योंकि मापांक एक तरीके से सम्मिश्र संख्या की मूल बिंदु से दूरी है, इस रीजन से। अगर इसी की जगह जेड बार आपसे पूछे कि 3 + 4 आयोटा होगा और इसका मापांक कितना हो जाएगा, तो इसका मापांक भी कितना होगा, वही होगा 3 का स्क्वायर, या -4 लेता तो भी आंसर हो जाता, -4 का वर्ग भी 16 होता है, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये भी आपको 5 मिलेगा। तो दूसरी एक चीज तो ये है आपके पास। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि आप जेड का मापांक निकालें या फिर उसके संयुग्मी का मापांक निकालें, दोनों एक जैसे आते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई अपने मापांक की। अब बात करते हैं कोणांक की, सम्मिश्र संख्या का कोणांक, आर्ग्यूमेंट। ये तो बात हुई है अपने मापांक की। दूसरी बात करेंगे कोणांक की, कि कोणांक क्या होता है, कैसा होता है। कोणांक मतलब कोण का अंक, मतलब उसका कोण कितना है। अब कौन सा कोण होता है,
उसका कोणांक, आर्ग्यूमेंट। हाँ देखो, कोई भी आपके पास सम्मिश्र संख्या है, सम्मिश्र संख्या एक्स और वाई, दो अक्ष होते हैं आपके पास, ठीक है। ये आपके पास रियल एक्सिस होता है और यहाँ पे इमेजिनरी एक्सिस होता है सम्मिश्र संख्या के अंदर, ठीक है। अब सम्मिश्र संख्या में अगर जैसे यहाँ पे ये फर्स्ट चतुर्थांश है आपका, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, ठीक है। अब सम्मिश्र संख्या को आप व्यक्त करोगे, इसमें दोनों प्लस होते हैं, प्लस और प्लस, इसमें माइनस, यहाँ पे x तो माइनस का होगा और प्लस, दोनों माइनस, दोनों नेगेटिव, और यहाँ पे प्लस और माइनस, ठीक है। अब इसमें सम्मिश्र संख्या जैसे आपके पास है 3 + 4 आयोटा इसमें होगी, -3 + 4 आयोटा इसमें होगी, क्योंकि -3 इधर मिलेगा आपको, इस तरीके से। अब पूर्णांक के लिए, वैसे तो पूर्णांक के लिए बात करें, आपके पास जो सूत्र है पूर्णांक का जो सूत्र है z = सम्मिश्र संख्या मैंने ले ली है x + आयोटा y, ठीक है, या फिर a + आयोटा b भी ले सकते हो आप, दोनों तरीके से चलती है। तो पूर्णांक के लिए जो सूत्र है आपके पास अल्फा = tan 1 y/x, सूत्र तो ये है आपका मैंने, ठीक है। लेकिन यहाँ से आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, यहाँ पे एग्जाम्पल देखें। अब जो एग्जाम्पल किसके लिए ले रहे हैं, पूर्णांक के लिए। z = एक तो लिखा मैंने 1 + आयोटा√3 फर्स्ट, सेकंड लिखा है मैंने z = -1 + आयोटा√3, ठीक है। और इस पे आप क्या करें, मोड भी लगा लें यहाँ पे। थर्ड एग्जाम्पल है आपके पास z = -1 - आयोटा√3। फोर्थ एग्जाम्पल है आपके पास z = 1 - आयोटा√3। अब अगर मैं इसमें सूत्र लगाता हूँ अल्फा = tan 1 y/x, y आप देख सकते हो कि √3 है, √3/1, ये मिला आपको tan 1 √3। tan में √3 कितने डिग्री पे होती है, 60 पे होती है, तो अल्फा = मिला आपको 60, ठीक है, 60 डिग्री में। और दूसरी चीज, पूर्णांक का फाइनल आंसर जो डिग्री में नहीं देके रेडियन में दिया जाता है, तो वो मैं लास्ट में दूंगा कि इसको रेडियन में कैसे चेंज करना है, π/180 से गुणा करके, अभी फाइनल आंसर आने के बाद। अब मोड लग रहा है, मोड का मतलब क्या है कि ये -1 है, ये भी प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे अल्फा = tan 1, यही मैं सूत्र लगाऊं तो √3/-1, माइनस भी प्लस हो जाएगा, ये भी आपको 60 ही मिलेगा। यहाँ भी देखें आप अल्फा = तो वो भी आपको 60 मिलेगा, यहाँ भी देखें तो 60 मिलेगा। क्यों मिलेगा 60, क्योंकि यहाँ पे जो मापांक है, ये वाला जो मोड है, ये इसको भी प्लस कर देगा, इसको भी प्लस कर देगा, ठीक है। अब ये जो संख्या है 1 प्लस और प्लस, ये कौन से चतुर्थांश में होगी, फर्स्ट में होगी। ये प्लस और प्लस फर्स्ट में होगी, ये होगी आपकी सेकंड में, ठीक है, ये होगी आपकी थर्ड में और ये होगी आपकी फोर्थ में। अब ये है माइनस प्लस, ये सेकंड में है, तो सेकंड का जो आंसर होगा वो 60 तो नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री होता है, यहाँ 180 होता है, तो 90 से 180 के बीच होगा। थर्ड का आंसर आपके 60 नहीं हो सकता है, फोर्थ का आंसर भी आपके 60 नहीं हो सकता है। तो फाइनल आंसर तक पहुंचने के लिए आपको करना क्या है, जो फाइनल आंसर होगा थीटा, तो फर्स्ट वाले चतुर्थांश में थीटा = अल्फा, जो आपके यहाँ से आंसर मिल रहा है वही आपका फाइनल आंसर है। सेकंड वाले में जो थीटा फाइनल आंसर है, उसके लिए आपको करना है 180 माइनस अल्फा, जो आंसर है उसको 180 में से घटा देना है। थर्ड में थीटा = 180 माइनस अल्फा तो होगा, लेकिन किसका होगा, ये माइनस का, आगे माइनस है इसमें, ठीक है। और थीटा = इसमें करना है आपको माइनस अल्फा, तो इसमें तो यही फाइनल आंसर होगा। और थीटा = आपके 60 ही होगा, और 60 को मैं रेडियन में बदलूँ तो π/180 से मैंने गुणा कर दिया, ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम, तो आंसर मिल चुका है आपको π/3। यही आपका फाइनल आंसर है। लेकिन अब मैं बात करता हूँ सेकंड के लिए, तो थीटा = क्या करें, सेकंड चतुर्थांश में क्यों है सेकंड, क्योंकि माइनस प्लस है, ठीक है। इस
इसका मतलब क्या है, कोणांक का मतलब ये है कि सम्मिश्र संख्या आपकी यहाँ है तो मूल बिंदु से एक्स अक्ष के साथ इसी दिशा में बनने वाला कोण ही आपका कोणांक होता है। इसके लिए मैं बात करूं, क्या करना है, 180 माइनस अल्फा। 180 में से 60 को आप घटा दें, ये आपको बचा है 120, और इसको पाई अपॉन 180 से गुणा कर लें तो ये रेडियन में आ जाएगा। तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, 6 से 2 बार और नीचे 18 3 बार, 2π/3। ये फाइनल आंसर है आपका। इस तरीके से इसमें देखें, इसमें क्या करना है आपको, थीटा इक्वल टू माइनस में 180 माइनस अल्फा ये करना है। अब ये भी आपने घटाया था तो जो आंसर मिला था 2π/3, चेंज करने के बाद इसी के आगे माइनस लगा दें, 2π/3। और इसमें फोर्थ वाले में क्या करना है, थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा, तो माइनस में 60 को आप चेंज करोगे, यहाँ किया हुआ है माइनस में π/3। तो ये जो आंसर है ये कोणांक के आपके फाइनल आंसर है। जो थीटा का आंसर है, अल्फा का आंसर आपके फाइनल कब होगा, जब वो फर्स्ट चतुर्थांश में हो। अगर बाकी में हो तो फिर आपको ये चीज देखनी है। सेकंड में आंसर देने के लिए 180 माइनस अल्फा करना है, थर्ड में देने के लिए माइनस 180 माइनस अल्फा करना है, फोर्थ में माइनस अल्फा करना है। इस तरीके से आपको आंसर देने हैं, ठीक है। और ये आंसर जो हैं ये आपको रेडियन में ही चेंज करने होते हैं। क्लास 11th में 12th में कोई भी आंसर कोण का हो वो डिग्री में नहीं दिया जाता है, सारे आंसर रेडियन में देते हैं। उसका तरीका यही है कि अगर डिग्री से रेडियन में जाना है तो π/180 से उसको गुणा कर दें, और रेडियन से डिग्री में आना है तो पाई के लिए पुट कर दें, पाई की जगह 180 रखो, आपको वापिस 60 मिल जाएगा। तो सारे आंसर आपको रेडियन में ही देने होते हैं। और दूसरी चीज एक और होती है कि अगर कोस के अंदर माइनस हो तो ये कोस का माइनस गायब हो जाता है, कोस थीटा ही आंसर मिलेगा। कोस के अंदर माइनस के 60 हो तो कोस 60 ही उसका आंसर होगा, ठीक है। ये आप त्रिकोणमिति में पढ़ोगे कि ऐसा क्यों होता है, एचटीसी रूल से। इसी तरीके से साइन के अंदर अगर माइनस हो तो साइन का माइनस बाहर आ जाता है। ये चीजें भी काम में लेंगे जब ध्रुवीय रूप में लिखेंगे तब। तो इस तरीके से आपको कोणांक ज्ञात करना है, कोई भी सम्मिश्र संख्या है उसका कोणांक ज्ञात करना है। हाँ, आप देखते हैं आगे। हाँ, अब देखते हैं जैसे कोई सम्मिश्र संख्या है 5। अब ये सम्मिश्र संख्या, इसमें काल्पनिक भाग नहीं है तो ऐसी भी सम्मिश्र संख्या हो सकती है। इसके लिए मैं कोणांक निकालता हूँ। हाँ, कोणांक निकालने के लिए क्या करें आप, tan इनवर्स अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स y/x। tan इनवर्स y कितना है यहाँ पे, y मतलब काल्पनिक भाग कुछ नहीं है 0, और x कितना है 5, और tan इनवर्स 0.5 0 होगा तो ये भी 0 मिला आपको। इसका मतलब क्या है कि जितनी भी, हाँ, अब ये कौन से चतुर्थांश में होगा, प्लस आयोटा 0। आप फर्स्ट में लोगे तो भी आंसर यही मिलेगा आपको, और अगर आप इसको फोर्थ में ले रहे हो तो भी आंसर यही मिलेगा। तो आप इसको फर्स्ट में मान लें क्योंकि दोनों प्लस है। अगर यहाँ माइनस आयोटा लिखता हूँ तो भी फोर्थ में भी आंसर वही मिलेगा। तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। थीटा इक्वल टू 0 आया। और देखते हैं, अगर z इक्वल टू होता -5 तो यहाँ भी आप अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स y/x करते हैं, y 0/-5 करते हैं, और यहाँ मोड तो हटा देते इसका, यहाँ भी मोड होगा, सॉरी, ये तो 0 मिलता। लेकिन यहाँ पे जो फाइनल आंसर थीटा इक्वल टू ये -5 प्लस आयोटा इंटू 0, माइनस प्लस है तो माइनस प्लस कौन से चतुर्थांश में होगा, आपका सेकंड में होगा। तो सेकंड में जाने के लिए आप करते हो 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस, सॉरी 180 माइनस अल्फा, तो अल्फा यहाँ 0 है तो 180, और 180 को आप किस में चेंज करोगे, तो पाई में, ठीक है। इसका आंसर मिला आपको पाई। ये पॉजिटिव था। ये जो संख्या है ये है विशुद्ध वास्तविक संख्या दोनों ही, और ये धनात्मक हैं और ये ऋणात्मक हैं। इसी तरीके से देखें, z इक्वल टू है 5 पायोटा। अब ये विशुद्ध काल्पनिक संख्या है लेकिन ये धनात्मक वाली है, अभी ऋणात्मक के लिए भी बात करेंगे। अल्फा यहाँ पे आप निकालोगे तो tan इनवर्स यहाँ होगा आपके पास 5/x, कितना है वास्तविक भाग, कितना है यहाँ पे 0 है, कुछ नहीं है, तो ये मिला आपको अनंत, और अनंत का मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक है। अगर मैं इसको फर्स्ट चतुर्थांश में लेता हूँ
जीरो प्लस करके यहाँ पे अगर मैं जीरो प्लस लिख देता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, तो प्लस प्लस तो यह आंसर मिला। और इसको आप चेंज करोगे तो फर्स्ट मानते हैं तो वही रहेगा, थीटा इक्वल टू 90 ही रहेगा, और 90 को चेंज करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास π/2, ये आंसर मिलेगा। ठीक है। फोर्थ, जेड इक्वल टू माइनस में 5/2, यहाँ पे आगे कुछ नहीं है तो जीरो लिख दिया मैंने। अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स -5/0, ये आपके 90 मिला। लेकिन ये प्लस और माइनस, ये कौन सा चतुर्थांश है आपके पास, प्लस और माइनस, प्लस माइनस है तो ये फोर्थ में चला गया है। और फोर्थ में आंसर देने का तरीका होता है आपके पास थीटा इक्वल टू, हाँ ये तो अल्फा, थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा, तो माइनस के 90, इसको चेंज कर दें तो माइनस के π/2। ठीक है, तो ये आपके चारों टाइप की संख्याएं हो चुकी हैं। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि, यहाँ से पता चला कि सभी धनात्मक वास्तविक संख्याओं का कोणांक जीरो होता है, जीरो होता है। इसी तरीके से सभी ऋणात्मक, आप इसको विशुद्ध भी बोलते हो, विशुद्ध वास्तविक संख्या भी बोल सकते हो, या फिर सभी ऋणात्मक वास्तविक, अगर यहाँ पे और कोई संख्या होती तो भी आंसर यही होता वास्तविक संख्याओं का कोणांक पाई होता है। अब देखो ये संख्याएं सारी सम्मिश्र तो हैं, ये कौन सी हैं, जीरो, ये वाली 5/2, ये कौन सी संख्या है, काल्पनिक संख्या, वास्तविक कुछ भी नहीं है इसमें, ये काल्पनिक संख्या है, ये भी काल्पनिक संख्या है आपकी। ठीक है, ये वास्तविक है, ये काल्पनिक है, दोनों से मिलके बनती है आपकी सम्मिश्र संख्या। लेकिन ये तो टोटल काल्पनिक है आपके पास, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि सभी, और काल्पनिक में कौन सी है, धनात्मक, सभी धनात्मक काल्पनिक संख्याओं का कोणांक π/2 होता है। इसी तरीके से ये जो काल्पनिक है, लेकिन ये कौन सी है, ऋणात्मक है, तो सभी ऋणात्मक काल्पनिक संख्याओं का कोणांक माइनस में π/2 होता है। अब यहाँ से आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो। आपसे पूछा जाए कि आयोटा का कोणांक कितना होगा, तो आयोटा कौन सी है आपकी, धनात्मक काल्पनिक है, तो आंसर होगा आपके π/2 होगा। आपसे पूछा जाए कि माइनस में 2 आयोटा का आंसर कितना होगा, तो माइनस के π/2। आपसे पूछा जाए कि 10 का कोणांक कितना होगा, तो 10 का कोणांक होगा 0। माइनस में 15 का कोणांक कितना होगा, तो वो होगा पाई, मतलब 180 डिग्री होगा। ठीक है, ये डिग्री था 180 डिग्री, और 180 डिग्री आपकी पाई की इक्वल होता है। पाई की जो वैल्यू होती है 22/7 और 3.14, ये आपके रेडियन में होती है। डिग्री में 180 होती है, और ग्रेडियंट में 200 होती है। तो ऐसे पाई की अलग अलग वैल्यू होती है हर जगह। तो इस तरीके से आप सम्मिश्र संख्या का, कोई भी सम्मिश्र संख्या उसका कोणांक निकाल सकते हो। ठीक है, अब आगे हैं आपके पास ध्रुवीय रूप। अभी जो आपने a प्लस आयोटा बी एक्स प्लस आयोटा वाई जो रूप पढ़ा है, ये है आपका कार्तीय रूप, क्योंकि इसको कार्तीय तल पर इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं आप, कार्तीय तल पे। लेकिन अब जो अब पढ़ने वाले हैं वो है आपके सम्मिश्र संख्या का, सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप, पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, या फिर आपके पास ये भी हो सकता है एक्स प्लस आयोटा वाई। ये दोनों कौन से रूप हैं, कार्तीय रूप हैं, कार्तीय रूप है, कार्टेशियन
फॉर्म है दोनों। ठीक है, अब इसको ध्रुवीय रूप में लिखना हो तो ध्रुवीय रूप का सूत्र क्या है आपके पास? ध्रुवीय रूप, ध्रुवीय रूप का सूत्र है मोड जेड। अच्छा, मोड जेड क्या होता है? सम्मिश्र संख्या का मापांक। कैसे निकालोगे? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके, यहाँ पे ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब यहाँ कोस और साइन के आप जानते हो त्रिकोणमिति से ये दोनों अनुपात है। आयोटा फिक्स आपकी संख्या है रूट के अंदर -1, जिसको आयोटा ही रखना है। अब थीटा क्या है? थीटा है आपका जो अभी भी आपने पढ़ा था कोणांक, उस सम्मिश्र संख्या का कोणांक कितना है अभी आपने जिस तरीके से निकाला था उसमें। ये तो है आपका मापांक और दूसरा है आपका थीटा है आपका कोणांक। अगर आपसे क्वेश्चन में ये बोला है कि सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप बताओ, तो ध्रुवीय रूप आप कब बता सकते हो? जब उसके मापांक और कोणांक बताओ। मतलब आपको मापांक भी फाइंड करना है और कोणांक भी फाइंड करना है, उसके बाद आप सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप निकाल सकते हो। हाँ, अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चन बुक के कर लेते हैं अब। जैसे आपकी पॉइंट 1 है 5.1 एक्सरसाइज है आपकी 5.1। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका आयोटा की पावर 52 का आंसर कितना होगा? ठीक है, तो आयोटा की उच्च घातों की गणना के लिए आप क्या करते थे? ये जो घात है इसमें भाग दे दें आप 4 का, जो शेषफल बचे वही यहाँ पे लगा देना है। अगर शेषफल नहीं बचता है, पूरी बार भाग जाता है, तो उसका आंसर 1 होता है। इसका भाग दिया मैंने एक बार, यहाँ पे 1 बचा, 12 3 बार आपके डिवाइड कंप्लीट हो चुका है, मतलब आंसर 1 होगा। वैसे भी आप देखें कि यहाँ शेषफल 0 है तो 0, आयोटा की किसी भी संख्या की घात 0 है तो उसका आंसर 1 होता है। तो इसका आंसर मिला आपको 1। सेकंड है आपके पास माइनस में √2 और माइनस में √3। अगर आप इनको सीधा गुणा करते हो तो नहीं होंगे, आयोटा की फॉर्म में चेंज करें पहले। इसको आयोटा की फॉर्म में चेंज करने के लिए √2 मल्टीप्लाई -1 और यहाँ पे √3 मल्टीप्लाई -1, ये √2, ये बन चुका है आपका आयोटा मल्टीप्लाई ये √3 मैंने अलग कर दिया। इसको इस तरीके से अलग करोगे आप, √3 मल्टीप्लाई √-1, ये आयोटा बन जाएगा। यहाँ भी ऐसे ही किया है आयोटा। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें अब, √2 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, ये हो चुका है आपके √6। आयोटा इंटू आयोटा हो चुका है -1, तो आंसर मिला माइनस में √6। इस तरीके से गुणा करना है। अगर आप सीधा गुणा करोगे तो आंसर मिलेगा आपको √6 पॉजिटिव मिलेगा, जो कि गलत है, तो उस तरीके से नहीं कर सकते हो आप। हाँ, थर्ड पार्ट देखते हैं। 1 प्लस आयोटा की पावर 5, 1 प्लस आयोटा की पावर 5 मल्टीप्लाई में 1 माइनस आयोटा की पावर 5। देखो यहाँ दोनों घातें समान हैं, इसलिए नीचे वाली संख्याएं आप गुणा में लिख सकते हो। मतलब 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, दोनों की घातें समान थी तो मैंने एक साथ लिख दिया 5। हाँ, अब इनको यहाँ पे एक आइडेंटिटी एक सर्वसमीका आपके लग रही है, a प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी मतलब आयोटा का स्क्वायर की घात 5। एक का स्क्वायर एक ही होता है, माइनस आयोटा का स्क्वायर -1 होता है 5। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 की घात 5, 2 8 2 4 8 16 32, आंसर मिला आपको 32। इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। ये हैं आपके फर्स्ट वाले क्वेश्चन के पार्ट थे। अब सेकंड में से देख लेते हैं एक दो। दूसरा क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपको, जिसमें निकालना है आपको योज्य एवं गुणन प्रतिलोम। ये निकालना है आपको। ठीक है, योज्य एवं गुणन प्रतिलोम।
हाँ, इसमें देखते हैं कौन सा फर्स्ट है आपके पास z इक्वल टू सम्मिश्र संख्या दे रखी है 1 + 2 आयोटा। ठीक है, योज्य प्रतिलोम निकालने के लिए आप सीधा सीधा होता है आपका माइनस के जेड, माइनस लगा दें तो 1 भी माइनस का होगा, 2 आयोटा भी माइनस का होगा। अब गुणन प्रतिलोम निकालने के लिए गुणन प्रतिलोम होता है आपका 1/z, तो 1/1 + 2 आयोटा। इसको हल करने का तरीका क्या था? हल करने का तरीका है कि इसके संयुग्मी से गुणा भाग करें। यहाँ 2 आयोटा संयुग्मी निकालने के लिए आयोटा का चिन्ह बदलें, 1 - 2 आयोटा और 1 - 2 आयोटा। ठीक है, ऊपर तो यही रहेगा 1 - 2 आयोटा और नीचे a + b a - b मतलब 1 का स्क्वायर -2 आयोटा का स्क्वायर। तो 1 - 2 आयोटा अपॉन 1, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 होगा, एक माइनस ये है आयोटा स्क्वायर -1 प्लस कर देगा, तो 1 - 2 आयोटा अपॉन 5। ठीक है, अगर आप ये नहीं करते तो अभी भी आपने सूत्र भी देखा है, गुणन प्रतिलोम के लिए सूत्र क्या था? जो सूत्र था z का बार अपॉन z के मापांक का स्क्वायर। z का इसका बार निकालें, बार मतलब संयुग्मी 1 - 2 आयोटा अपॉन इसका मापांक मतलब रूट के अंदर 1 का स्क्वायर a और प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, और इसका आपको वर्क कर देना है। तो 1 - 2 आयोटा, रूट से तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये 5। आप देख सकते हो कि दोनों तरीके से आपके आंसर हैं जो दोनों एक जैसे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। एक और देख लेते हैं इसमें, 3 + आयोटा का स्क्वायर, इसी का थर्ड पार्ट है आपके पास। थ्री प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो सम्मिश्र संख्या है आपकी a + आयोटा b के फॉर्म में नहीं है, तो पहले इसको किस में चेंज करें? a + आयोटा b की फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे a का मान अगर आप बोल रहे हो कि 3 है और b का मान 1 है तो गलत है, क्योंकि ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, इसको मैं सोल्व कर लूँ, यहाँ पे जो सूत्र लगा दूं, यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर होता है आपके पास a² + 2ab + b स्क्वायर। ये वाला सूत्र लगा के मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ। z इक्वल टू a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 2ab, a3 है, b आयोटा है, प्लस b का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होगा आपके पास 9 प्लस 6 आयोटा आयोटा स्क्वायर -1, 8 + 6 आयोटा, ये मिला मेरे को यहाँ पर। ठीक है, अब योज्य प्रतिलोम निकालें। एक तो योज्य प्रतिलोम निकालने के लिए क्या करना है? माइनस लगाना है, माइनस के चेयर माइनस में 8 - 6 आयोटा। दूसरा गुणन प्रतिलोम, आप सूत्र से भी कर सकते हो, 1/z 1/8 + 6 आयोटा। इसको मैं हल कर लूँ, सेग में से गुणा भाग करके 8 - 6 आयोटा अपॉन 8 - 6 आयोटा। ऊपर एक गुणा करोगे तो 8 - 6 आयोटा, नीचे सूत्र लग जाएगा आपके 8 का स्क्वायर -6 आयोटा का स्क्वायर, 8 - 6 आयोटा अपॉन ये तो 64 होगा, 36 से एक माइनस आप लगाओगे, एक माइनस आयोटा स्क्वायर का मिलेगा, तो आपको आंसर मिला 8 - 6 आयोटा अपॉन 100। इस तरीके से आप योज्य प्रतिलोम और गुणन प्रतिलोम निकाल सकते हो। यहाँ पे आप कैंसिल कर सकते हो थोड़ा सा, यहाँ से 2 कॉमन ले लें, 4 - 3 आयोटा अपॉन नीचे भी 2 कॉमन लोगे तो 50 बचेगा। ठीक है, इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन हो उसका योज्य प्रतिलोम, गुणन प्रतिलोम, ये सारे निकाल सकते हो। ठीक है, आपके जितने भी क्वेश्चन है पॉइंट 1 के और साथ के साथ पॉइंट 2 के सारे क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो। सारे आपके फॉर्मूले वगैरह, थ्योरी वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो चुकी है।